हेलो बच्चों, ASZ एकेडमिक पर आप लोग का स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज से हम लोग क्या करेंगे, क्विक रिवीजन स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले हम लोग को देखना है रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर है उस चैप्टर के हिसाब से पहला टॉपिक हम लोग का है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअल में क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को जानने के लिए पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को कहने से पहले हम लोग को एक विशेष ध्यान देना है कि कोई भी अभिक्रिया, कोई पदार्थ आप लाते हो तो अभिक्रिया कराने से पहले उसकी प्रॉपर्टी चेक करते हो। क्या चेक करते हो? प्रॉपर्टी, गुण उसका कैसा है। दूसरा, वो पदार्थ कैसा है। और दूसरा, एक कोई पदार्थ लाओगे और दोनों पदार्थ को जब मिलाओगे तो उसमें एक क्रिया होगा। ठीक है, एक क्या होगा? क्रिया होगा। और उस क्रिया के होने के कारण एक नई पदार्थ बनेगी। उस क्रिया के कारण एक क्या होगी? नई पदार्थ बनेगी। और वो जो नई पदार्थ होगी वो अपने आप में एक गुण, अलग से गुण इकट्ठा करेगा। ठीक है, एक अलग गुण लाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप दूध घर में देखे हो तो दूध से दही में बनना, दूध लाए, उसमें क्या करते हो आप? नींबू डालते हो। दूध का अलग प्रॉपर्टी, नींबू का अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग गुण है। जब दोनों मिलेंगे तो दही बनता है। अब ये दही जो होता है वो अपने आप में दोनों से अलग होगा। तो उसी प्रकार बोला गया है ऐसे परिवर्तन जिसमें, देखो बच्चों लिखा है, जिसमें नए गुणों वाले, देखो बच्चों ध्यान से, नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। सबको क्लियर है? क्लियर है ये? ठीक है, निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। केमिस्ट्री को अगर आपको समझना है, रासायनिक विज्ञान को अगर आपको समझना है तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन वही होता है जो एग्जाम्पल को समझ जाए। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास कागज़ है। क्या है? कागज़ है। कागज़ को माचिस से आप जलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? राख मिलेगा। तो क्या कागज़ या जिससे जलाए हो उन दोनों में से इसकी जो राख मिली है उसकी कोई प्रॉपर्टी उससे मैच करती है? गुण मैच करता है? नहीं ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया। तो वही बोला है कि जो भी निर्माण होगा उसे नए गुण होंगे। क्या होंगे? नए गुण होंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है? चलो, जैसे एग्जाम्पल में लिखा है भोजन का पाचन। अच्छा एक बात बताओ, आप भोजन खाते हो, क्या होता है? बोलते दाल चावल सब्जी रोटी खाते हो, तो निकलते समय क्या दाल चावल सब्जी रोटी निकलता है? क्या निकलता है ना आपको? दाल चावल सब्जी रोटी नहीं बोलोगे? नहीं सर, तो दाल चावल सब्जी रोटी नहीं निकलता ना। तो इसका मतलब कि ये एक क्या हो गया? रासायनिक गुण हो गया। रासायनिक गुण हुआ ना, क्योंकि जो आप खाए उसकी प्रॉपर्टी अलग थी लेकिन जो आप निकाले उसकी प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, आगे देखो, श्वसन। अब श्वसन कैसे हो गया? आप सांस लेते हो तो क्या कहते हो? ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, फिर बाहर क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगर और अंदर से देखो तो वो ऑक्सीडाइज भी करता है, ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीजन की मदद से भोजन को तोड़ता है। आगे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। जय प्रक्रम आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, लेकिन कट के क्या हो गया? 5 चैप्टर रिड्यूस हुए है ना सिलेबस, तो वहाँ पर चैप्टर नंबर 5 मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे श्वसन के बारे में काफ़ी विस्तार से। ठीक है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना ये भी एग्जाम्पल हो गया। जैसे एग्जाम्पल में आप लोहा नया लेकर आते हो, पानी की कारण, पानी हवा धूल नहीं, आपको पानी हवा मॉइस्चर बोल सकते हो, तो मॉइस्चर के कारण उसमें क्या होता है? जंग लग जाता है और वो ब्राउन कलर का हो जाता है। ब्राउन कलर हो जाता है ना। तो जंग लगने से आप कहते हो सर जंग लग गया है, ये कमज़ोर हो गया है, लोहा टूट जाता है। तो नई प्रॉपर्टी हो गई ना, जंग लगा, इसका मतलब लोहे से अलग प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि लोहा का कलर भी अलग होता है। जंग लगने के बाद धातु का कलर अलग होता है। ठीक है, मैग्नीशियम फीते को जलाना। मैग्नीशियम फीते को जलाना, देखो मैग्नीशियम फीता तो आप देखे नहीं होगे। समझो कि एक तरह का फीता होता है जिसके ऊपर मैग्नीशियम, वो मैग्नीशियम का फीता बना होता है।
जब आपको उस सैंड पेपर से उसको रगड़ते हो, सैंड पेपर से क्या करते हो, रगड़ते हो। सपोज मान लो ये एग्जांपल है, ये सैंड पेपर है, इसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडाइज का लेयर चढ़ा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन इस पर, इसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन का लेयर चढ़ा होता है, जैसे MgO, ठीक है, MgO। अब इस O को हटा दूंगा तो मैग्नीशियम अकेला बचेगा, मैग्नीशियम अकेला बचेगा। अब ये मैग्नीशियम क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है और ये क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, बर्न होता है, ऑक्सीजन से जल जाता है, ठीक है, इसलिए क्या है, मैग्नीशियम का जलना लिखा है। देखो यहाँ एग्जांपल, दही का बनना आदि, दही का बनना मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किया था ना, समझ में आया सबको। देखो ये लड़की है ना, ये क्या कर रही है, देखो बोला गया है कि ये टेस्ट ट्यूब है, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, परख नली बोलते हैं, नली है, इसको हीट कर रही है, क्या कर रही है, हीट कर रही है, किसको, फेरस सल्फेट को, किसको हीट कर रही है, फेरस सल्फेट को, FeSO4 को हीट कर रही है। हीट करने पर इसे नीचे की तली में आयरन मिलता है और बाहर से कुछ गैस ऐसे देखो निकल रहे हैं बाहर, SO2 SO3 गैस निकलता है। तो ये भी क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, ये भी क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत? चलो आगे बात करते हैं हम लोग। इन कारकों पर पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे आप कहते हो ना कि कैसे पता चलेगा कि दही जम गया है, कैसे पता चलेगा कि लोहा में जंग लग गया है, कैसे पता चलेगा कि खाना पचा है, कैसे पता चल रहा है आपको शोषण हो रही है। तो कैसे पता, इस क्वेश्चन का जवाब देना हम लोग को, कैसे पता चलेगा। तो मेन उसका कारण है पदार्थ का स्थिति में परिवर्तन। समस्या क्या है, स्थिति में परिवर्तन क्या हुआ, जैसे 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 समझो, जैसे आप मोमबत्ती जलाते हो, मोमबत्ती जलाए, सॉलिड है ना, अब सॉलिड से वो लिक्विड धीरे धीरे गलता है और ये क्या होता है, गैस बन के ऊपर जाता है, परिवर्तन हुआ। लकड़ी जलाते हो, लकड़ी धुआं भी बन जाता है, राख भी बन जाता है, परिवर्तन हो रहा है ना बच्चों। तो ऐसे परिवर्तन को स्थिति में परिवर्तन बोलते हैं। स्थिति का मतलब होता है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे देखो बहुत सारे एग्जांपल दिया है, ये अमरूद है, ठीक है, अमरूद सड़ रहा है ना, तो ये अवस्था में परिवर्तन है क्या, तो बोलोगे नहीं, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड ही रह गया। ये अवस्था में परिवर्तन है, बर्निंग आउटपुट, हाँ बोलोगे गैस बन के ऊपर उड़ गया, राख सब। ये लिखा है रस्टिंग मेटल, जंग लगना, क्या अवस्था में परिवर्तन है, नहीं, सॉलिड है, सॉलिड ही रह गया। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो अवस्था में परिवर्तन करके दिखाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो आगे है रंग बदलना, रंग का बदलना। रंग कैसे बदलता है भाई, आप कहोगे सर रंग कैसे बदलता है। कभी आपने देखे होंगे, घर में देखे होंगे, कभी हल्दी में चूना मिलाओ, हल्दी में क्या मिलाओ, चूना, तो लाल रंग का हो जाता है, वो क्या हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। तो कमेंट में आप जवाब दीजिएगा कि लाल रंग का क्यों होता है। वैसे तो रंग का परिवर्तन, लेकिन जवाब देना है कि लाल कलर अगर हो जा रहा है हल्दी में चूना मिलाने से तो क्यों हुआ, ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने घरों में देखे होंगे, जैसे कहीं आपने तेल लगा हुआ कपड़े पर देखा होगा, उस पर आप क्या करो, आप उस पर नींबू रगड़ दो, वो भी कलर चेंज हो जाएगा। हल्दी लगा रहेगा, उस पर नींबू रगड़ दो, वो कलर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिस पर रंग बदलते हुए आप देखोगे, ठीक है, क्लियर है। चलो गर्मी का विकास, गर्मी का विकास। अब गर्मी का विकास यहाँ पर देखो गलत लिखा है, गर्मी का विकास, गर्मी का अवशोषण, ये गलत है, ठीक है। गर्मी के जगह पर आप इसे काट दो, यहाँ पर लिखोगे उष्मा, ठीक है, उष्मा का विकास, उष्मा का अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है, अवशोषण का मतलब होता है अपनी तरफ उष्मा को अवशोषित करने ला, और विकास मतलब नहीं, रिलीज करना, ठीक है। एक अवशोषण होता है, ठीक है, और एक उष्मा छेपी नाम होता है, एक उष्मा शोषी नाम होता है। वैसे इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं तापमान में परिवर्तन। आप ये याद रखोगे, तापमान में परिवर्तन, ठीक है, तापमान में परिवर्तन होता है, ठीक है। तापमान में परिवर्तन जब किया जाता है तब आपका वहाँ पर आता है उष्मा शोषी, एक आता है, और दूसरा होता है उष्मा छेपी। क्या होता है, उष्मा छेपी, ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग इन दोनों की बात करेंगे, ठीक है, क्लियर है।
आगे हम लोग बात करते हैं गैस का विकास। गैस का विकास मतलब कि आप कोई भी अभिक्रिया करते हो तो उसमें क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया करते हो रासायनिक तो उसमें से गैस निकलता है। जैसे आप लकड़ी जलाए, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है। तो कोई भी अभिक्रिया कर रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, गैस निकल रहा है। पीछे वाले देखो, यहाँ पर लड़की जो एक्सपेरिमेंट कर रही थी इसमें से भी गैस निकल रहा है, तो मैंने बोला सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो ये सब क्या है, गैस का विकास हो रहा है ना। तो गैस का निकलना भी एक एग्जाम्पल हो गया। अगर गैस का निकलना दिख रहा है तो इसका मतलब वो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरा, प्रकाश का विकास मतलब प्रकाश मतलब लाइट निकलेगा, ठीक है। उसमें से ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी निकलता है, ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी निकलता है। आपको दिखेगा ऊष्मा प्लस हीट प्लस लाइट बनता है। और इसमें एक एक्स्ट्रा करके लिख लोगे अवक्षेपण का बनना, अवक्षेपण का बनना, ठीक है। अवक्षेपण का बनना मतलब होता है कि जब आप रासायनिक अभिक्रिया करते हो, रासायनिक अभिक्रिया करते हो तो उसके बिलियन में छोटे छोटे पार्टिकल रह जाते हैं, और जो वो छोटे छोटे पार्टिकल रह जाते हैं उसी को बोलते हैं अवक्षेपण। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, अवक्षेपण, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? ये सब इसके एग्जाम्पल है। लकड़ी का जलना, डाइजेशन होना, पाचन होना पेट में, बेकिंग केक जो हम लोग केक बनाते हैं घोल कर, वो ऐसे बहुत सारे क्या है इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, अगला है अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। देखो बच्चों, हम लोग ये तो समझ गए हैं कि कोई भी दो पार्टिकल ला रहे हैं, कोई भी दो सबस्टेंस ला रहे हैं, मिला रहे हैं, थर्ड पार्टी अगर आ रहा है तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है जब उसके पास नया गुण आता है। तो अब नई गुण आई तो ये दो जो आ रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, एक जो नई गुण बनाई उसे हम लोग क्या बोलेंगे। तो ये इन्हें बोलेंगे क्या, एक्चुअल में बोलेंगे क्या, ये समस्या है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मान लो एक तरफ से ए आया, एक तरफ से बी आया, और ये ए और बी मिले तो सी बना लिए। क्या बनाए, सी। मान लो हो सके एक और बना लिया डी, हो सके एक और बना लिया ई। तो ये जो एरो दिख रहा है ना, जो आकर मिलते हैं, जो कहीं से आकर आपस में मिलते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए मिलते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं अभिकारक। क्या नाम देते हैं, अभिकारक। जो मिलने के बाद नया बन जाते हैं, मिलने के बाद नया जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अब देखो लिखा क्या है, अभिकारक परिभाषा, आप बोलोगे ना परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं अभिक्रिया करने के लिए, ठीक है, अभिक्रिया करने के लिए, उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। और दूसरा परिभाषा देखो उत्पाद का, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण क्या होता है, निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्लियर है ये। चलो अब जैसे देखो एग्जाम्पल दिया है, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट बना है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जल बना देता है। कहने का मतलब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है तो पानी बनाता है H2O। आप लोग पानी का सूत्र जानते होंगे, H2O बोलते हैं। फिर बोला है कार्बन, देखो ध्यान से, कार्बन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है कि नहीं, बोलोगे हाँ सर CO2 हो गया। हाइड्रोजन क्लोरीन मिलता है, हाइड्रोजन मतलब H2, क्लोरीन मतलब Cl2। फिर क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है, मतलब HCl बनता है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। आगे हम लोग बात करें, चलो आगे टॉपिक है हम लोग का रासायनिक समीकरण। अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे, ध्यान देखो, अभी तक हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे थे। क्लियर है, चैप्टर का नाम समझ में आया सबको ना। अभी तक हम लोग चैप्टर का नाम ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। किसके बारे में, रासायनिक समीकरण। अब आप बोलोगे रासायनिक समीकरण क्या है भाई, तो रासायनिक समीकरण, आप मैथ तो पढ़ते होंगे क्लास 10th में, जाहिर सी बात है। जब आप मैथ पढ़ते हो, 9th में नहीं पढ़े हो, 8th में पढ़े हो, 10th में पढ़े हो, 7th में पढ़े हो कहीं, तो आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम मिलता था, शब्द में लिखा होता था, उस शब्द में से अंक चुराते थे और उससे एक समीकरण बनाते थे।
बनाते हो, अभी भी बनाते हो, क्लास 10th में नाम होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो ये सब चैप्टर बहुत सारे हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो उन्हीं से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उन्हीं चैप्टर से देखो ध्यान से, वो वर्ड में लिखे होते थे, उनसे आप शब्द में लिखते थे, छोटे छोटे अक्षरों में लिख के उसको सॉल्यूशन हल करते थे। सेम एज अभिक्रिया क्या होता है, शब्द में लिखा होता है। अभिक्रिया क्या होता है, शब्द में लिखा होता है। यदि उन्हीं शब्द का सिंबल में लिख दे, उनको सिंबल के साथ लिख दे, तो वही क्या बना लेता है, समीकरण। वो क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है, रासायनिक समीकरण बन जाता है। अब देखो क्या लिखा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का भाग लेने वाला पदार्थ, जो हम लोग भाग लेते थे, अभिकारक जो होता था, देखो क्रियाकारक एवं उत्पाद। अब यहाँ पर क्रियाकारक की जगह क्या होगा, अभिकारक रहेगा, ठीक है। अभिकारक एवं उत्पाद के प्रतीकों, लिखा ना, प्रतीकों तथा सूत्रों, वर्ड ध्यान दो बच्चों, सूत्र और प्रतीकों के माध्यम से संक्षिप्त करना, प्रदर्शित करना, ठीक है, प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। सिंपल है एकदम, मैथ की परिभाषा की तरह याद रखो। मैथ में वर्ड प्रॉब्लम होता है, उनसे आप क्या करते हो, चुराते हो, शब्दों को चुरा के एक इक्वेशन समीकरण बनाते हो। सेम एज देखो यहाँ पर लिखा था ना, मैंने चुरा के हाइड्रोजन, तो मैं लिखता था H2, मैं लिखता था ऑक्सीजन, तो यहाँ पर O2 लिखा रहा है ना, लिख रहे हैं ना, सिंबल के साथ फार्मूला बना रहे हैं ना, सूत्रों के साथ लिख रहे हैं, तो लिखने के बाद हम लोग का समीकरण तैयार होता था। सेम एज ये बोला है। अब आगे बोला है कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब जो भी अभिक्रिया होता है वो रासायनिक समीकरण के कारण ही निरूपित किया जा सकता है, उन्हें लिखा जा सकता है, ठीक है। आगे बोला है रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, अभिकारक तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखी जाती है। उनकी भौतिक अवस्था कहने का मतलब कि आपके पास एक सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, तो बगल में आपको सॉलिड को S लिखा होता है, लिक्विड को AQ लिखा जाता है, कभी कभी L भी लिखा होता है, और G को G ही लिखा जाता है, गैस को G लिखा जाता है, ठीक है। समझ में आया, ये क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको बच्चों। चलो आगे हम लोग बात करें। फिर उसके बाद बोला है रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशाने के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कहने का मतलब, मैंने वहाँ पर लिखा था A + B, फिर बड़ा सा एरो दिया था, फिर C + D लिखा था। तो अगर आपको हीट देना है तो ऊपर, अगर आपको ताप देना है 100 डिग्री सेल्सियस तब पर भी ऊपर, प्रेशर भी देना है 2 पास्कल तब पर भी ऊपर, तो ऊपर या नीचे लिखा जाएगा एरो के। समझ में आया, क्लियर है ये, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखो नॉर्मल हम लोग कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो A + B एरो देकर हम लोग क्या बनाए, C, ऐसे लिखते हैं। तो संतुलित का कहने का मतलब है कि एरो से पहले जो अभिकारक है उसमें रहने वाले सभी तत्व बराबर होने चाहिए, और एरो के बाद रहने वाला जो तत्व है वो भी सब बराबर होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर होना चाहिए। जैसे आपको समझ में आया नहीं तो अब हम लोग कैसे समझेंगे, देखो जैसे कहने का मतलब H2 + O2, H2 + O2 ये क्या बनता है, तो आप बोलोगे सर H2O बनता है। क्या बनता है, H2O बनता है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। हो गया ना, फंस गए ना, फंस गए। तो अब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मैं क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 तो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अब 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब यहाँ भी देखो 4 हो गया। तो अब लेफ्ट हैंड साइड दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर होते गया, और ऐसे समीकरण को ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है।
एक्चुअल में इसके पहले वो असंतुलित था, इसको मैंने क्या किया, संतुलित कर दिया। अब परिभाषा कैसे दोगे, देखो ऐसे रासायनिक समीकरण जिनके दोनों पक्षों में मतलब बाईं दाईं ओर, ठीक है, दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व मतलब हर एक तत्व परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है? हाँ चल, बोला गया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। एक्चुअल में पूछा जाता है क्यों हम लोग करते हैं, मतलब फालतू का, बेवजह तो करते नहीं होंगे, कोई ना कोई कारण होगा। कारण बताया गया है, पहला कारण है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला कारण, महत्वपूर्ण काम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगर आप क्लास 9th में पढ़े होंगे तो उसमें केमिस्ट्री में ये चैप्टर में काफ़ी अच्छे से बताया गया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। थोड़ा सा हम भी यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न तो विनाश होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा ना, न तो निर्माण होता है न तो विनाश होता है। उसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, उसको अलग से बना भी नहीं सकते, ठीक है, उसको हम लोग बना भी नहीं सकते। इसलिए बोला गया है कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। पहला महत्व समझ में आया है इसका। दूसरा क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक होते हैं और उसके पश्चात जो उत्पाद होते हैं प्रत्येक तत्व का, जितने भी तत्व होते हैं वो परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब कहने का है कि आप तो H, जैसे मान लो H2 प्लस Cl2 मैंने बनाया था HCl, तो यहाँ पर ये 2 है, ये कितना है, HCl है, तो क्या ये बराबर है? लेकिन बोल रहा है ना बराबर, समान, संख्या समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या लगा दिया, 2, तो अब 2 HCl, 2 का गुणा H में हुआ 2 HCl, 2Cl। समझ में आया? क्लियर है ये? कोई दिक्कत? समझ में आया? अगर आएगा तो लिख लोगे बच्चों। चलो ठीक है, अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखो बच्चों, प्रकार पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ टॉपिक हम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे जब रासायनिक अभिक्रिया समीकरण पढ़ा रहा था मैं, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि गैस एक्चुअल में कैसे निकलते हैं, तापमान कैसे बदलते हैं, रंग परिवर्तन कैसे होता है, अवस्था कैसे परिवर्तन होती है, इस पर हम लोग बात किए थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट प्रकार पर आ गए, तो थोड़ा सा इसके पहले हम लोग एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक, गैस का निकलना। ध्यान सुनो, गैस का निकलना, ठीक है, गैस का निकलना। अब गैस का निकलना कहने का मतलब, पहला हेडिंग तो हो गया गैस का निकलना। अब कहने का मतलब है कि गैस निकलेगा तो कैसे निकलेगा। ध्यान सुनो, आप लोग गैस का निकलना अगर पढ़ना है तो सबसे पहले आप जानो कि जो अभिकारक है, ध्यान सुनो, जो अभिकारक है उस अभिकारक में रासायनिक अभिक्रिया करते समय उत्पाद में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई गैस निकलना चाहिए था। क्या निकलना चाहिए था? गैस। मतलब ऐसा अभिक्रिया जिसमें क्या उत्पाद में गैस हो, प्रेजेंट हो, ठीक है। अब गैस कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, कॉमा दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्लोरीन गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे गैस हैं, तो मेन हम लोग को इनमें से कोई ना कोई हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अब कैसे प्राप्त करेंगे वो बात की बात है, आगे हम लोग बात करेंगे। चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। जब, ध्यान सुनो, जब HCl जानते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब HCl धातु से रिएक्शन करता, कोई भी धातु, Na क्या, सोडियम, धातु से रिएक्शन करता है, और कौन से धातु, जो H से मजबूत हो, अधिक क्रियाशील हो। अब बोलोगे सर हम कैसे जानेंगे, आप पूछोगे कि कैसे हमको पता चलेगा,
तो मेरे साथ आप क्या करिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा धातु किसको हटाएगा और कैसे हटाएगा और क्या बन के आएगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए, बस कैसे होगा वो देखिए। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये सोडियम क्या होगा, H को हटा देगा, क्योंकि सोडियम H से मजबूत होता है। अब Q का जवाब कुछ देर बाद मिलेगा आपको, ठीक है। तो जब हटाएगा तो ये बनेगा NaCl, क्या बनेगा, NaCl, और क्या बचा, हाइड्रोजन, क्या बचा, हाइड्रोजन। तो H लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ये क्या होगा, हमेशा H2 होगा। क्या होगा, H2। क्यों, क्योंकि गैस हमेशा 2 के फॉर्म में होते हैं, स्टेबल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, हमेशा स्टेबल होके निकलेंगे, ठीक है। जितने भी गैस मैं लिखूंगा वो हमेशा 2 के फॉर्म में लिखा जाएगा। किसके फॉर्म में, 2 के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो आगे हम लोग बात करें। ये आपको क्या प्राप्त हुआ, कहोगे हाइड्रोजन गैस। जैसे एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, H2SO4, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ H2SO4 है तो Mg लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, Mg। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे लिखूंगा मैं MgSO4 प्लस H2। देखो दोनों कंडीशन में हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रहा है कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर। तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, अभिकारक में क्रिया हुआ, क्रिया होने पर उत्पाद बना, हाँ सर उत्पाद बना। गैस निकला, हाँ सर गैस निकला। तो ये हो गया गैस का निकलना। क्लियर, क्लियर है बच्चों। चलो आगे हम लोग बात करें। आगे है अवस्था में परिवर्तन, सेकंड सीखते हैं। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। अब कहोगे अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, देखो चलो देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप कैंडल लो, क्या लो, कैंडल, मोमबत्ती लो। मोमबत्ती क्या है, एक ठोस है, एक क्या है, ठोस है। जब आप इसको जलाते हो, आप इसको जलाते हो, ठीक है, तो कुछ आपके मोमबत्ती जो होते हैं वो ठोस में हो जाते हैं और प्रेजेंट टाइम के लिए वो द्रव भी बनते हैं और गैस भी बनते हैं, बनता है तीनों ना। तो अवस्था परिवर्तन हुआ, ठोस अकेला इधर था, इधर ठोस द्रव गैस तीनों मिल गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन हुआ। ये क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन। जैसे एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, वुड ले लो, क्या ले लो, वुड, ठीक है। आप क्या ले लो, लकड़ी ले लो। लकड़ी को जब जलाओगे तो लकड़ी एक क्या है, ठोस है। लकड़ी एक क्या है, ठोस है। ठोस को जब जलाओगे तो आपको राख मिलेगा, तो वो भी एक तरह का ठोस है, प्लस गैस भी मिलेगा। अच्छा, कुछ कुछ बुकों में आपको लिक्विड भी मिलेगा। जैसे आप हरी लकड़ी जलाओ या कुछ ऐसी लकड़ियाँ होती है जिनमें से पानी निकलता है, तो वहाँ पर क्या होगा, ठोस के साथ क्या आ रहा है, द्रव भी आएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो तीसरा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ें। तीसरा हम लोग के पास था क्या चीज़, तीसरा हम लोग के तापमान में परिवर्तन। क्या था, तापमान में परिवर्तन। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग के पास है तीसरा, तापमान में, तापमान में परिवर्तन। चलो, तापमान में जो परिवर्तन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है ऊष्मा क्षेपी और एक होता है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब होता है अपने अंदर अवशोषित करना। अपने अंदर क्या करना, अवशोषित करना। किसको, तापमान को, हीट, ऊष्मा को। इसका मतलब होता है, ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ऊष्मा को, ऊष्मा को अवशोषण करना। क्या करना, अवशोषण करना।
अब ये अपने अंदर अवशोषित करेगा और ये क्या करेगा, उष्मा को बाहर निकालेगा, ठीक है, एग्जिट करेगा, उष्मा को बाहर निकालना, ठीक है। ठीक है, दो तरीके से, एक का नाम मैंने बताया उष्माक्षेपी, एक का नाम आया उष्माशोषी। कहने का मतलब अब समझो, यहाँ से समझना क्या है, जैसे आप एक बर्तन लाए, एक क्या लाए, बर्तन, तो बर्तन को टच करने पर आपको क्या महसूस हो, आपको महसूस क्या हो कि वो धीरे धीरे इसमें से हीट बाहर निकल रहा है, इसमें से हीट क्या हो रहा है, बाहर। तो आप टच करोगे तो अगर यहाँ पर टच करने जाओगे तो क्या जलेगा, क्या होगा, जलेगा। तो जलेगा, टच करने पर वो क्या होने लगे, जलेगा, क्योंकि आप हीट इसमें से निकाल रहे हो, हीट क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। तो हीट निकालोगे तो क्या कहलाएगा, उष्माक्षेपी। कहने का मतलब कि मान लो बर्तन का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट निकालोगे तो ये बच जाएगा कितना, 50%, 50 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, तो हीट बाहर निकाल रहे हो ना। तो अब ऐसे में एग्जाम्पल कैसे दोगे, तो आपको एग्जाम्पल क्या याद रखना है कि जितने भी, ध्यान सुनना, जितने भी अभिक्रियाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए जाते हैं, ध्यान सुनो बच्चों, जलाए जाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए जाते हैं, उन सभी को उष्माक्षेपी कहते हैं। या तो एक वर्ड में बोल दिया जाए, क्या चीज़, दहन अभिक्रिया, ठीक है, दहन अभिक्रिया, क्लियर है। दहन अभिक्रिया जैसे मैं कार्बन को ऑक्सीजन से जलाया था तो CO2 निकला था, ये क्या हो गया, तो आप बोलोगे दहन अभिक्रिया। मैं मेथेन को CH4 को ऑक्सीजन से जलाऊंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलेगा। हो क्या रहा है, जब आप किसी को जलाते हो तो उसमें से क्या निकलता है, उष्मा निकलता है, उसमें से क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। तो उसमें से निकल क्या रहा है, उष्मा, प्रकाश भी निकलेगा, उसमें क्या होगा, उष्मा हीट निकलेगा तो प्रकाश भी रहेगा। तो यहाँ पर आप जला रहे हो ना, ऑक्सीजन क्या कर रहे हो, दे रहे हो ना, तो दे रहे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो जल रहा है। तो जलने से क्या होगा, हीट देगा, तो हीट देगा तो क्या होगा, हीट बाहर निकलेगा। तो टच करने, मैंने बताया ना कि हीट बाहर आना चाहिए, हीट क्या होना चाहिए, बाहर, और अवशोषण होना चाहिए इसमें, ठीक है, क्लियर है। तो जितने भी ऑक्सीजन से रिलेटेड अभिक्रियाएं मिलेंगे सबको एकदम आंख बंद करके उष्माक्षेपी पर टिक मारोगे, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उष्माशोषी हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा, ठीक है, शोषी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल होता है मेल्टिंग आइस, बर्फ का पिघलना, ठीक है, बर्फ का पिघलना, और पानी, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, अब ऐसा इसमें क्यों लिखा गया, जैसे समझो भाई, हीट अवशोषित होना। अगर ये आइस का टुकड़ा है, ये क्या है, आइस का टुकड़ा, मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, आइस का टुकड़ा है तो कितने डिग्री सेल्सियस, तो आप सभी लोग बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस। अगर ये पिघल रहा है तो इसका मतलब ये 25 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है ना। तो 0 से 25 की तरफ बढ़ना मतलब इसमें हीट जा रही है कि नहीं, आइस में हीट जा रही है ना, आइस में हीट जा रही है तभी तो अपनी बॉडी में हीट अंदर कर रहा है, तभी तो पिघल रहा है। और पानी का उबलना मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, क्या होना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो कैसे 100 डिग्री, पानी तो उबलेगा नहीं ना, 100 डिग्री पानी का उबलना मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, और पानी कितने पे रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक आप क्या किए, हीट दिए, आप उसमें क्या कर रहे हो, हीट दिए। तो 25 से 100 की तरफ बढ़ना, ये भी तो वही एग्जाम्पल है, आप हीट दे रहे हो, ये अवशोषित कर रहा है। तो ये कि दोनों के दोनों एग्जाम्पल क्या हो गए, उष्माशोषी। अब आप सोचोगे कि एक ठंडा है एक गर्म है, तो ठंडा गर्म से मतलब नहीं है,
आप देखो टेम्परेचर, यहाँ तापमान से मतलब है कि ये 0 था 25 हो गया तो हीट इसके अंदर गई, ये 25 था ये 100 हो गया तो तब पर भी हीट गया, वो अवशोषित किया, इसलिए ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे हम लोग बात करें, आगे हम लोग का है कि चेंज इन कलर। ठीक है, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन कहने का मतलब है कि एक ऐसा, तीसरा चौथा, रुको देख लेते हैं हम लोग, ये तीसरा है, ये हम लोग का चौथा। ठीक है, रंग में परिवर्तन कैसे देखा जाएगा, रंग में एक्चुअल में परिवर्तन क्या होगा। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो केमिकल रिएक्शन करने में आपको तकलीफ होगी, आपको पता नहीं होगा कि कौन सा रंग बदलेगा। ठीक है, इसलिए आप जो भी रंग बनेगा यहाँ पर याद कर लोगे, या आपको सीखना है तो आप क्या करोगे, लैब में जाओगे, लैब में जो भी केमिकल होगा उससे सर से पूछोगे सर ये केमिकल कौन सा है, तो बताएंगे इस रंग का ये केमिकल है। ठीक है, लैब में जाओगे, वहाँ पे आपके स्कूल में अगर लैब है तो वहाँ पर लैब पर दिखाया जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हुए बहुत सारे दिखेंगे, एक्टिविटी होंगे। ठीक है, तो रंग में परिवर्तन जो है वो भी एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हम लोग के पास प्लस CuSO4। तो CuSO4 का जो कलर होता है वो नीला रंग होता है। वो कैसा होता है, नीला रंग होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये नीला रंग का होता है। जब आयरन के साथ ये अभिक्रिया करता है तो ये बनता है FeSO4। क्या बनता है, FeSO4 प्लस Cu बनता है, प्लस Cu बनता है। तो FeSO4 का जो रंग होता है वो हरा रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है, हरा रंग। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नीले रंग से क्या बन गया, हरा रंग। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रंग में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, Al प्लस HCl। Al मतलब एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कहा जाता है सिल्वरी वाइट होता है, सिल्वरी वाइट होता है, मतलब थोड़ा चांदी कलर में होता है। किस कलर में, चांदी, सफ़ेद चांदी होगा। ठीक है, और उसके बाद सफ़ेद चांदी के बाद जो ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, AlCl3, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देगा एल्युमिनियम, प्लस H2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, H2, क्योंकि हाइड्रोजन अकेले रहेगा नहीं, इसके कारण 2, हाइड्रोजन गैस है तो 2 लग जाएगा। और इसका कलर जो होगा, ये सिल्वरी वाइट है तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसका कलर जो हो जाएगा वो ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक है, काला रंग का हो जाएगा। किस रंग का, काला। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। चलो आगे हम लोग बात करें, आगे हम लोग पांचवा बात करते हैं अवक्षेपण का बनना। अवक्षेपण का बनना, देखो अवक्षेपण का बनना का मतलब होता है, ये आपका 5वां नंबर। ठीक है, अवक्षेपण का बनना मतलब पहले समझो कि रासायनिक क्रिया, जैसे आप रासायनिक क्रिया कर रहे हो तो कोई आप सॉल्यूशन लिए होगे, बिलियन लिए होगे, एक बिलियन में, एक सॉल्यूशन में दूसरा सॉल्यूशन डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो बिलियन में से ठोस पदार्थ को बाहर किया जाता है, बिलियन में से ठोस पदार्थ को बाहर किया जाता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं अवक्षेपण। उसी को नाम क्या देते हैं, अवक्षेपण। समझ में आया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, लिखना हो तो लिख सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बिलियन में से ठोस पदार्थ को अलग करना, उसी को बोलते हैं अवक्षेपण। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki जब रिएक्शन करता है तो ये बनता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस PbI2। और ये जो PbI2 है ये एक प्रेसिपिटेट है, ये सॉलिड रूप में पाया जाता है।
कब? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। समझ में आया? चलो, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल है BaCl2 प्लस Na-SO4, लेकिन गलत हो जाएगा, Na2 रहेगा। ठीक है, अब आप पूछोगे सर 2 क्यों आ रहा है, यहाँ 2 क्यों आया, यहाँ 2 क्यों आया, वहाँ क्यों आया? तो ये सब मैं बताऊंगा आपको कब? चैप्टर के एंड में, जब मैं आपको पढ़ाता रहूंगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, तब वो आपको समझ में आएगा ये 2 कहाँ से आ रहा है, यहाँ 2 क्यों आया, यहाँ 2 क्यों आया। ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है BaSO4 प्लस NaCl। क्या बनता है? NaCl। और BaSO4 एक प्रेसिपिटेट होता है, उसमें सॉलिड में नीचे जमा हुआ मिलेगा। ये एक ठोस अवस्था में पाई जाती है, वो भी किसी भी विलयन के नीचे। समझ में आया? जब आप इससे इसका अभिक्रिया करोगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ें तो ये 5 जो थे आपको मैंने बताया था कि 5 ऐसे हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दिखते हैं। अगर ये दिख रहे हैं तो आपका 100% 200% श्योर हो कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़े हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ते पहले हम लोग। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार, सबसे पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, क्या होता है? जोड़ना। जब आप किसी 2 या 2 से अधिक, कई लोग हो उससे नहीं मतलब, 2 से अधिक होने चाहिए। ठीक है, 2 भी होगा चलेगा। 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर एक लोग का निर्माण करें। कितने लोग का? एक सिंगल एक लोग का निर्माण करें, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलो परिभाषा देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, लिखा है ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके मिलके सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में कहने का मतलब A B मिले तो C ही बने, D नहीं बनना चाहिए। या ये कह ले A प्लस B प्लस C मिले तो सिर्फ इधर D बने, एक अकेला बनना चाहिए और कोई नहीं बनना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में देखो, कोयले का दहन मतलब जलना, मतलब कार्बन कोयला का बना होता है। ऑक्सीजन से जलाया कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एक मिला कि नहीं। H2 हाइड्रोजन गैस, H2O2 ऑक्सीजन गैस, H2O पानी मिला कि नहीं? बोलोगे हाँ सर। Ca कैल्शियम ऑक्साइड, H2O ना पानी, क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। ये गलत हो गया है, ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस रहेगा, यहाँ अंदर ट्वाइस हो गया। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? ये यहाँ तक क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत? तो सिर्फ एक मिलना चाहिए और इसका नाम याद रखना, लिखा है बुझा हुआ चूना। नाम पूछ लेता है, CaOH का होल ट्वाइस का नाम क्या है? बुझा हुआ चूना। और CaO का बिना बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना है। समझ में आया सबको? क्लियर है ये? चलो आगे हम लोग बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो यहाँ पर ये स्लाइड लिखा गया ऊष्माक्षेपी, तो वहां से आप क्या करोगे? कॉपी कर लोगे। मैं इसमें पढ़ दे रहा हूँ कि क्या बोला गया है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ, देखो बोला ना क्षेपी, क्या लिखा है? क्षेपी मतलब बाहर, ऊष्मा को बाहर करेगा। ऊष्मा को उत्सर्जित होता है, क्या होता है? उत्सर्जित मतलब बाहर निकालता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका प्रकार में नहीं आएगा, ठीक है, ये आपका प्रकार में नहीं आएगा, लेकिन वहां पर मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था तापमान में परिवर्तन, वो यहाँ का टॉपिक है। देखो समझ में आया सबको? उदाहरण में लिखा हुआ है प्राकृतिक गैस का दहन। देखो यहाँ मेथेन लिखा भी है, ये मेथेन है, मेथेन CH4 मतलब मेथेन। ऑक्सीजन से जलाया गया तो CO2 H2O, उसके साथ ऊष्मा आया। बोलोगे हाँ सर आया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्मा बाहर निकल रहा है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी। श्वसन का, श्वसन मतलब ये क्या है? ग्लूकोज है, याद रखिएगा। ये क्या है? ग्लूकोज का फार्मूला पूछ लेता है। ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड
पानी और उष्मा देखो फिर निकला कि नहीं, हाँ सर निकला। ये फिगर किसका है, देखो इसमें एग्जाम्पल में ये फिगर किसका है, तो आप बोलोगे उष्मा छेपी का है। तो आगे शायद उष्मा छेपी नहीं, उष्मा शोषी का है। तो आगे शायद स्लाइड में लिखा होगा उष्मा शोषी के बारे में भी लिखा होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे लिखा है दूसरा प्रकार आ गया वियोजन। वियोजन को एक दूसरे शब्द से नाम के जाना जाता है अपघटन। क्या जाना जाता है, अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। क्या होता है, टूटना, ब्रेक होना। तो वियोजन, देखो ध्यान से, वियोजन का मतलब, कहने का मतलब कि एक सिंगल हो, कोई सिंगल हो, ठीक है, उसको तोड़कर दो या दो से अधिक बना दे। मतलब अभिकारक में सिर्फ एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सिर्फ एक। लेकिन उत्पाद में दो या दो से अधिक होना चाहिए, दो या दो से अधिक होना चाहिए। और ऐसा अभिक्रिया जहां भी दिखेगा आप तुरंत मार दोगे कि ये वियोजन या अपघटन है। लेकिन एक अपने से बात सोचो, अपने सोचो कि आप सिंगल खड़े हो, आपको कोई नहीं छूने आ रहा है, तो आप क्या अपने से दो भाग में टूट जाओगे? टूट जाओगे? नहीं टूटोगे ना, नहीं टूटोगे। तो वो कैसे टूटा? तो तोड़ने के लिए, जैसे कोई भी चीज़ आपको तोड़ने के लिए आपको उसे बाहर से कुछ न कुछ देना पड़ेगा, या आपने खुद काट दो या तोड़ दो, करना पड़ेगा ना। जैसे इसको पेंसिल है, इसको तोड़ना है तो हमको जो बल लगाना पड़ेगा ना, बल लगाना पड़ेगा तब ना टूटेगा। अपने आप तो ऐसे मैं कब पकड़ा रहूँगा, कुछ नहीं करूँगा, तो क्या टूटेगा? बिल्कुल नहीं टूटेगा। जब नहीं टूटेगा तो कौन आएगा? तो आप पूछो ना कौन आएगा, तो बोलोगे उष्मी आएगा, मतलब हीट आएगा, वैद्युत आएगा, बिजली आएगा, प्रकाशी आएगा, प्रकाश आएगा। ये तीनों उसमें मदद करेंगे। अब कैसे मदद करेंगे, अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो परिभाषा में पढ़ते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें देखो लिखा है एकल अभिकारक। क्या लिखा है? एकल, एक अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिकारक कहते हैं या कहलाता है। समझ में आया? वियोजन अभिकारक कहते हैं या कहलाता है। क्लियर है ये? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे हम लोग बात करें। अब ये जो वियोजन अभिक्रिया है उसको निम्न 3 प्रकार में बांटा गया। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में बांटा गया। कौन कौन सा? पहला उष्मी वियोजन, दूसरा वैद्युतीय वियोजन, विद्युत वियोजन, तीसरा प्रकाशी वियोजन। अब इसमें बोल रहा है उष्मा द्वारा किया गया वियोजन, विद्युत द्वारा किया गया वियोजन, सूर्य के प्रकाश द्वारा किया गया। अब क्या किया गया ये तो बताया ही नहीं। जैसे मैं इसमें बात करूं तो ए हो, ये तीनों में से कोई मिलकर यहाँ पर लिखा जाएगा, उसके साथ बी प्लस सी प्लस डी चाहे जितना बन जाए, लेकिन 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और एग्जाम्पल में ये तीनों ऊपर लिखे जाएंगे। अब एग्जाम्पल कैसे, देखो पहला का एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ ना, पहला का एग्जाम्पल क्या लिखूँगा। अगर आपके पास CaCO3 है, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करो। क्या करो? हीट करो, ठीक है। क्या दो? हीट, गर्म कर रहे हो। हीट करने पर CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। एक है उष्मा दिए, हीट दिए, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, 2 मिला। ऐसे अभिक्रियाओं को उष्मीय वियोजन कहते हैं। और बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वैद्युत वियोजन हो बताओ, जैसे पानी है ना, पानी है, पानी को विद्युतीकरण करो, उसमें विद्युत दो, विद्युतीकरण करो, ठीक है, इधर से रहेगा ये, ठीक है, विद्युतीकरण करो, ठीक है, लिखा ना, विद्युत द्वारा प्रवाहित करके करने वाला वियोजन, तो विद्युतीकरण करो, ठीक है। विद्युतीकरण करोगे ना तो इसमें से H2 प्लस O2 निकलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या नाम देंगे? वैद्युतीकरण करके वैद्युत वियोजन नाम देंगे। एक और बदल, तो Ag, सिल्वर का नाम सुने हो बच्चे हो? हाँ सर सुनिए। AgCl, Ag नाम सुने हो? हाँ सर सुने हैं, ये सिल्वर क्लोराइड है। AgCl जो होता है इसमें क्या दो? प्रकाश दो, प्रकाश, यहाँ पे लिख दो प्रकाश मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या मैं दे रहा हूँ? प्रकाश, ठीक है। प्रकाश दूंगा तो ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? Ag प्लस Cl एक गैस है तो 2 के फॉर्म में रहेगा। किसके फॉर्म में रहेगा? 2 के फॉर्म में, तो Cl2 हो जाएगा। समझ में आया? देखो इन तीनों का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, आप एग्जाम्पल इसको रट लोगे। चलो एक ट्रिक बता दूँ, Ag जहाँ भी आएगा अगर उसको तोड़ना होगा, जैसे AgBr, इसको तोड़ना होगा तो आप क्या डालोगे? प्रकाश। तो दुख से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, यहाँ से क्या होगा?
बी आर बाहर हो जाएगा, ए जी बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पर हीट देखोगे समझ जाओ, 1 से 2 में टूट रहा है तो समझ जाओ वियोजन है, अगर 2 से 1 हो जा रहा है तो समझ जाओ संयोजन है। 2 ही अभी पढ़ाया मैंने, क्लियर है ये दोनों। चलो आगे बात करते हैं। देखो आ गए यहाँ पर उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, स्लाइड बनाने वाली थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है, आगे पीछे बना दिए हैं उन्होंने। तो देखो उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, तो बोला गया उष्मा शोषी का मतलब, शोषी का मैंने बताया था अपने अंदर अवशोषित करना। शोषी का मतलब क्या होता है, अपने अंदर अवशोषित करना। अपने अंदर अवशोषित करेगा इसका मतलब उष्मा को अपने अंदर रखेगा। अपने अंदर रखने का एग्जाम्पल, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यक होती है। आवश्यक मतलब खुद ले लेता है, मैं खुद ले रहा हूँ, और ऐसे अभिक्रियाओं को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। सर सिंपल देखो इसका एग्जाम्पल दिया है ना, आइस का पिघलना, उष्मा दे रहे हो, चारों बगल से उष्मा क्या कर रहे हो, दे रहे हो ना, इसमें उष्मा दे रहे हो तो क्या पानी बन रहा है, पानी बन रहा है ना, तो पानी बन रहा है तो इसका मतलब क्या, उष्मा अंदर ले रहा है तब तो पिघल रहा है, उष्मा अंदर ले रहा है तब तो पिघल रहा है। पिघलने से क्या हो रहा है, उष्मा अंदर जा रहा है, हीट बढ़ रहा है, हीट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसकी हीट बढ़ने से पिघल रहा है, तो उष्मा देने हैं। अब यहाँ देखो अभिक्रिया, आग लगी, उष्मा ऊर्जा बाहर निकल रहा है, तो वही तो मैंने बोला बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को उबलना। पानी जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, उबल रहा तो 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपने क्या किया, 25 से 100 के बीच में क्या किया, आपने हीट दिया ना, आपने क्या किया, हीट दिया। तो हीट देने से हुआ क्या, पानी उबलने लगा। तो आप उष्मा को दे रहे हो, और यही बोला है उष्मा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा की आवश्यक होती है। ठीक है, आप देते हो उसमें। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़े हम लोग। अगला है वियोजन अपघटन अभिक्रिया। इसको मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया पिछले वाले स्लाइड में, शायद 2 बार इस स्लाइड आ गई है। ठीक है, वियोजन अपघटन अभिक्रिया मैंने पिछले बताया था कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक से टूट के 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, पीछे आप लोग देख लीजिएगा बैक करके, वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया है। ठीक है, आगे हम लोग जल्दी देखते हैं। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, अब देखो द्विविस्थापन, पहले यहाँ पर आना चाहिए था विस्थापन, यहाँ पर क्या आ गया, द्विविस्थापन। तो देख लेते हैं, विस्थापन, द्विविस्थापन नहीं है, 5वां आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, यहाँ पर ये इरेज करके हम लोग कर लेते हैं क्या, तो इसको इरेज करके हम लोग करते हैं विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं हम लोग इसमें। चलो भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा हेडिंग हम लोग डालते हैं, यहाँ पर डाल लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। चलो ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। ये है मेरा हेडिंग। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। अब इसको हम लोग को पढ़ना है। अब आप पूछोगे कि भाई विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो एकदम सिंपल सा परिभाषा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, आप लिखोगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु, ध्यान सुनना, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका परिभाषा। ठीक है, अब एग्जाम्पल कैसे बना, एग्जाम्पल करने से पहले आपको याद होना चाहिए कौन अधिक है, कौन कमज़ोर है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसी के हिसाब से आप याद कर लो ना। ट्रिक जैसे बोलते हैं हम लोग, ट्रिक, बहुत बच्चे बोलते हैं सर ट्रिक, तो मैं भी एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ट्रिक नंबर 1, देखो भाई,
काशीनाथ का माली ना, काशी मतलब के, ठीक है, नाथ मतलब एने, काशीनाथ का सीए, माली मतलब mg, आलू al, जरा मतलब zn, फीके मतलब fe, पकाता मतलब pb है, पकाता pb है। इतना हुआ। उसके नीचे ही लिखा गया, ठीक है, उसके आगे वाला नीचे वाला लिख रहा हूँ मैं, कौन मतलब cu, आगे मतलब ag, ठीक है, कौन है ना, कौन है मतलब hg, आगे मतलब ag, आओ मतलब au, ठीक है, au। समझ में आया। अब नाम में बता दे रहा हूँ, के मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Al मतलब एल्युमिनियम, Zn मतलब जिंक, Fe मतलब आयरन, Pb मतलब लेड, शीशा जिसे बोलते हैं हम लोग, शीशा। और हाँ, ये कांच वाली शीशा नहीं है, ठीक है, ये मेटल है, धातु। H मतलब हाइड्रोजन, Cu मतलब कॉपर, Hg मतलब मरकरी, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड, ठीक है। ये आपको इतने नाम याद होना चाहिए। आई होप कि आप याद कर लोगे, पॉज वीडियो करके याद कर लो। याद करने के बाद हम लोग विस्थापित अभिक्रिया सीखेंगे। चलो अब ध्यान सुनो, सीखते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 1, HCl प्लस, H कहाँ है तो बोलो सर यहाँ है, इसके ऊपर कोई भी एलिमेंट उठा लो और यहाँ लिख दो, तो मैं लिख दिया Zn। क्या लिखा? Zn। तो ये Zn जो होगा हाइड्रोजन को हटा दे, खचिक खचिक करके हटा देगा, ऐसे जाएगा ढिसुम ढिसुम करके हटा देगा, तो बोलेगा Zn मैं हो गया, और ये हो गया Cl2 प्लस H2 बन गया। हाइड्रोजन गैस है इसलिए H2 मैंने लिखा। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ दिक्कत हो रही है, सर Cl2 कैसे आ रहा है। देखो बच्चों, अगर आप पिछले पढ़े हो बैलेंसी के बारे में, संयोजकता के बारे में, तो ये इससे होता है। जैसे कहने का मतलब मैं एक सिखा रहा हूँ, चलो दो। Zn हटा रहा है हाइड्रोजन को, किसके साथ जुड़ रहा है? क्लोरीन के साथ। किसके साथ जुड़ रहा है? क्लोरीन के साथ। तो Zn की संयोजकता होती है 2, क्लोरीन की संयोजकता होती है 1। जब ये जुड़ते हैं, इसको हटा के ढिसुम करके अपने आप को बैठाता है, तो आपस में अपनी बैलेंसी करते हैं, भाई हम लोग अब दोस्त हो गए, अब हम लोग मेल मिलाप कर लेते हैं। तो मेल मिलाप किए भाई, ये 1 लेके बैठा 1 हो गया, ये 2 लेके बैठा ये 2 हो गया। क्लियर? समझ में आया? और गैस देखो भाई, हमेशा गैस जब भी निकलेगा 2 के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल मैं बता दूंगा आपको, चल दो। दूसरा एग्जाम्पल समझो, H2SO4 प्लस Na मान लो, क्या है? Na, ठीक है। ये क्या हो गया? Na। तो यहाँ पर हुआ Na2SO4 प्लस H2। अब यहाँ पर कैसे हुआ देखो, ये हाइड्रोजन है, 2 को मत देखो, बस हाइड्रोजन है, ये क्या है? सोडियम है। तो हाइड्रोजन से मजबूत है सोडियम, ठीक है, ये मजबूती वाला है। ऊपर से नीचे आओगे कमजोर की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, ऊपर बढ़ोगे तो मजबूत वाले के पास जाओगे। तो मजबूत है, हाँ भाई है, तो रिएक्शन पॉसिबल था, मैंने रिएक्शन कर दिया, अभिक्रिया कर दिया। इसको हटाया तो किसी साथ? सल्फेट के साथ जुड़ा, सल्फेट के साथ जुड़ा ना, तो Na की बैलेंसी संयोजकता 1, SO4 की 2। जब ये जुड़ते हैं ना, भरत मिलाप होती है, तो ये यहाँ, ये यहाँ, तो Na के पास 2 है, 2 है, इसके SO4 के पास 1 है, 1 है। 1 लिखा नहीं जाता इसलिए मैंने ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। समझ में आया? हो क्या रहा है, ये इसको हटा दे रहा है, ये पहलवान इस पहलवान को हटा दे रहा है, ठिचुम ठिचुम करके हटा दिया। तो यही लिखा है ना कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करा देता है, हटा देता है, अपने रास्ते से खिंची खिंची करके हटा देता है, और हटा देगा तो खुद आ जाएगा। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया? क्लियर है? जैसे ऐसे टर्म समझो कि A B साथ में है, C आया, कहा भाई A तुम मुझसे कमजोर है, मैं B के साथ रहने नहीं दूंगा, टिसुम टिसुम करेगा, लड़ेगा, और C B साथ में बैठ जाएंगे और A हार जाएगा, ठीक है, A भाग जाएगा, छोड़ के भाग गया, ठीक है। ये वाली अभिक्रिया है ये। समझ में आया? चलो आगे हम लोग बात करते हैं द्वि विस्थापन। अब ये समस्या है, एक विस्थापन था तो एक उठ के ढिसुम ढिसुम कर रहा है, द्वि विस्थापन है तो दोनों उठ के ढिसुम ढिसुम करेंगे,
दोनों उठ के क्या करेंगे, डिसुम डिसुम करेंगे। अब डिसुम डिसुम करने का मतलब समझो, वह अभिक्रिया उत्पादों का निर्माण करते समय जो यौगिक होंगे उनके बीच को आयन मतलब समझते हो ना, प्लस माइनस, एक के पास प्लस एक के पास माइनस, किसी के पास माइनस किसी के पास प्लस, ठीक है। तो ये जो आयन होते हैं उनके बीच का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, आपस में ही बदल जाएंगे। अब कैसे बदले वो एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विस्थापन। अब समझो एग्जाम्पल दिया हुआ हम लोग लिख लेते हैं। Na2SO4, देखो यहाँ पर गलत है, यहाँ SO4 रहेगा, ठीक है। Na2SO4 क्लियर है। यहाँ क्या लिखा है, BaCl2। चलो अब ध्यान सुनो सब लोग ध्यान से देखेगा। देखो एक चीज पहले समझो कि जो आगे लिखा जाता है ना, वो 99 केस में आगे वाले एलिमेंट हमेशा प्लस होते हैं, हमेशा क्या होता है, प्लस। और पीछे वाला एलिमेंट जो होता है वो माइनस होता है। वो क्या होता है, पीछे वाला माइनस होता है। समझ में आया, ये वाला प्लस वो वाला माइनस, ये वाला प्लस वो वाला माइनस। तो आपको पता है, आप बहुत बार पढ़े हो, प्लस प्लस के साथ कभी रिएक्शन नहीं करता। ये समझ लो कि प्लस प्लस के साथ जुड़ना ही नहीं चाहता, वो हमेशा माइनस के साथ जुड़ता है ना, प्लस प्लस को भगा देता है। तो अब इसको मैं लिखूंगा, तो आपको पता है कि Na प्लस होता है, जितनी इसकी संयोजकता उतनी इसका प्लस, और SO4 जो होता है वो माइनस होता है। तो कितनी संयोजकता, 2, तो 2 माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पर आओ, Ba जो होता है वो प्लस होता है, तो 2 प्लस होता है, ठीक है। Cl जो होता है वो माइनस होता है, 1 माइनस होता है, ठीक है। ऐसे पहले समझ में आया, माइनस प्लस लिख दिया। देखो अब ये 2 1 कैसे आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। संयोजकता क्लोरीन का 1 होता है, इसलिए 1 माइनस। Na का 1 संयोजकता वो भी प्लस, SO4 का 2 होता है -2, Ba का 2 होता है तो 2 प्लस, ठीक है। आगे वाला प्लस उधर वाला माइनस। चलो अब यहाँ देखो, प्लस वाला किसके भागेगा, माइनस वाले के साथ, प्लस वाला इस माइनस के साथ भागेगा। तो ये हो गया Na, दोनों पर एक प्लस एक माइनस, तो NaCl ही रहेगा प्लस, ठीक है। यहाँ पर SO4, यहाँ पर Ba है, दोनों पर 2 2 है, सेम है ना, तो कोई इंटरचेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया तो 1 ही बचा, तो Ba वाला प्लस है, प्लस को पहले लिखोगे BaSO4। समझ में आया, पहला रिएक्शन क्लियर है सबको, ऐसे ही करना है। अगर नहीं समझ आ रहा पॉज, वीडियो पॉज कर पीछे कर लो, फिर से समझो इसी को कैसे हुआ ये, ठीक है। दूसरा मैं समझा रहा हूँ तब से। चलो इसको मैं इरेज कर दिया। अब ध्यान सुनो, आगे वाला कह रहा बेरियम सल्फेट, BaSO4 भाई प्लस। अच्छा इसमें आगे बता दिया भाई, बेरियम सल्फेट BaSO4 सफ़ेद अविलय अवक्षेप होता है, मतलब ये मैंने बताया था ना, PPT बनता है BaSO4, पीछे वीडियो में देख लेना, निर्माण होता है। इसलिए इसे इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ PPT बना रहा है, ठीक है। सॉलिड निकल रहा है ना विलयन में, तो इसलिए बोला है अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग पीछे पढ़कर आए हुए हैं, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बोला है। चलो एक मैं अपने से एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, चलो ध्यान सुनो। HCl प्लस, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं HCl है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ NaOH का होल ट्वाइस, सॉरी NaOH ही रहने दो, होल ट्वाइस नहीं लगेगा, ठीक है। NaCl NaOH ये है। अब देखो ध्यान सुनो बच्चों, तो इधर उधर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। HCl में H प्लस Cl माइनस, ठीक है। चलो आगे वाला प्लस होता है Na प्लस OH माइनस, ठीक है, क्योंकि इनकी बैलेंसी इसकी बैलेंसी 1-1 होती है, इसलिए यहाँ पर देखो ये वाला प्लस इस वाले के माइनस के साथ भाग जाएगा, एक HOH, तो ये बन गया पानी H2 ना, ये Cl ये Na, तो ये क्या बना NaCl। क्लियर है, कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। ये हो गया द्विविस्थापन, क्यों, क्योंकि इसका आयन इसके साथ चेंज हुआ और इसका आयन इसके साथ चेंज हुआ। तो यहीं पे लिखा है 2 आयनों के बीच, यही लिखा ना, 2 यौगिक के
बीच आयनों का आदान प्रदान होना, यही कहलाता है द्विविस्थापन। क्लियर? चलो आगे बात करें। आगे है पांचवा, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। दोनों को मिला दिया जाए तो रेडॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडॉक्स। हिंदी में भी रेडॉक्स ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया, दोनों को मिला दिया जाए। पहले तो दोनों को मिलाने से पहले एक एक तो समझे, फिर मिलाएंगे। चलो, उपचयन। उपचयन का मतलब होता है कि ऐसा अभिक्रिया जहां ऑक्सीजन जुड़े या नाम सुनना, या हाइड्रोजन निकल जाए, माइनस हो जाए उसमें से, ठीक है। अभी क्या, या तो उत्पाद बनते समय ऑक्सीजन जुड़ जाए या उत्पाद बनते समय हाइड्रोजन निकल जाए, ऐसे अभिक्रिया को उपचयन कहते हैं। लिखा है देखो, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होना मतलब जुड़ना, वृद्धि का मतलब जुड़ना, ठीक है, अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होना, निकल जाना, अथवा दोनों हो, ऐसे अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और जिस पदार्थ में से, ध्यान सुनना, जिस पदार्थ में से ऑक्सीजन, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, उस पदार्थ को मैं बोल रहा हूँ, पदार्थ को अपचयित बोलते हैं। उस पदार्थ का नाम क्या पड़ता है? अपचयित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयित। जैसे CO2, CO2 कार्बन, देखो ध्यान सुनो, जुड़ गया ना, तो ऐसे अभिक्रिया को उपचयन कह दिए। लेकिन अपचयित कौन हो रहा है? अपचयित कौन हो रहा है? तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा, ये ऑक्सीजन किस में जुड़ा? कार्बन में। तो कार्बन आपका अपचयित है। क्या है? अपचयित है। क्लियर है? जैसे CuO2, CuO मतलब कॉपर में ऑक्सीजन क्या हुआ? जुड़ा, तो कॉपर क्या है? अपचयित हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। समझ में आ रहा है? चलो अपचयन समझते हैं। अपचयन का मतलब जस्ट इसका अपोजिट, ऑक्सीजन का निकलना, ह्रास हो जाना, या हाइड्रोजन का जुड़ना, या दोनों हो जाए, ठीक है। वो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास खो देगा या हाइड्रोजन की वृद्धि, मतलब उसमें हाइड्रोजन आ गया, ऐसी होती है तो अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है, ठीक है। अपचयन कहलाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जो दिक्कत हो रही है तो बता दो पहले। जैसे एक एग्जांपल देखना है तो मैंने अभी H2O का क्या कहलाया था, क्या करवाया था? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया था ना। आप बोलो हाँ, बोलो भाई हाँ। यहाँ पर क्या निकला था? H2 निकला था, O2 निकला था ना। तो ये क्या अभिक्रिया कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बोलोगे अपचयन कहलाएगा। यहाँ से इसमें से क्या हो रहा है? ध्यान सुनो, इसमें से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है ना, तो ऐसे अभिक्रिया क्या बोलते हैं? बोलोगे क्या? बोलोगे अपचयन? बिल्कुल मत बोलना, गलत हो जाएगा, ठीक है। बोलो सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो, हाइड्रोजन भी निकल रहा है, लेकिन ये क्या बोला? हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए। हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? जुड़ना चाहिए। तो ऐसे अभिक्रिया मत देखना, गलती हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे अभिक्रिया में पता चलेगा कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। मैं अभिक्रिया आपको लिख के समझाऊंगा, ठीक। तो आप ऐसे मत देखिएगा कि जिसमें दोनों एक साथ हो जाए, ठीक। क्लियर है? चलो आगे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, बात करेंगे। चलो दोनों अभिक्रिया में, तो जैसे ये अपचयित हो रहा है, जैसे ये क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। तो जिसमें उपचयन देखोगे उसका नाम लिखोगे उपचयित होना। क्या नाम दोगे? नाम याद रखना बच्चों, उपचयित हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, याद रखिए। दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो मैंने क्या बताया? रेडॉक्स। तो दोनों हम लोग जान गए ना क्या होता है। अब दोनों मिलाते हैं ना। चलो मतलब अगर आपसे रेडॉक्स अभिक्रिया आ गया तो क्या लिखोगे? वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बहुत सिंपल है। अब एग्जाम्पल बहुत कठिन है। कैसे? एग्जाम्पल कठिन इसलिए क्योंकि अभी तक आप किए नहीं हो, मैं करा दूंगा तो अभी सरल हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल सीखते भाई।
एग्जाम्पल नंबर 1 है Cu प्लस H2 ना, Cu प्लस H2। अच्छा यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल लिखते, रुक जाओ तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर लेते हैं एग्जाम्पल, CuO लिखते हैं प्लस H2 लिखते हैं। H मजबूत है तो Cu को हटा देगा तो H2O प्लस Cu बन जाएगा। क्लियर? अब ध्यान सुनो, करना क्या है भाई, यहाँ पर क्या है तो आप बोलोगे CuO है, यहाँ पर क्या है तो आप बोलोगे Cu है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या गायब हुआ तो बोलोगे ऑक्सीजन गायब हो गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑक्सीजन का निकलना, यही लिखोगे ना। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है तो बोलोगे अपचयन। समझ में आया? बोलोगे हाँ सर समझ में आया। यहाँ क्या है बोलोगे H2, यहाँ पर क्या है तो बोलोगे H2O। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा, तो यहाँ लिखोगे ऑक्सीजन का O2 का जुड़ना। और ऑक्सीजन जहाँ जुड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो बोलोगे सर उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। क्लियर है? बहुत सही। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। एक मैंने नाम दिया था अपचयित। अब इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें से अपचयित कौन है, तो जिसका उपचयन होता है, जिसमें उपचयन होता है वही अपचयित हो जाता है। किसमें हो रहा है? H2, तो यहाँ पर इसका आंसर है H2। समझ में आया? और एक मैंने नाम दिया था उपचयित। क्या नाम दिया था? उपचयित। उपचयित कौन है तो बोलोगे सर उपचयित कौन है तो उपचयित खोजना, जिसका अपचयन होता वही उपचयित होता। इधर आओ भाई, CuO, तो ये हो गया CuO। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल। अभी तो ऑक्सीजन वाला है, एक हम लोग हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कौन सा? हाइड्रोजन वाला। कैसे वो मैं बता रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है हम लोग के पास H2S प्लस Cl2। ध्यान सुनो बच्चों, ये रिएक्शन करेगा तो बनेगा S प्लस HCl। ठीक है, हुआ क्या? ध्यान सुनो, यहाँ से यहाँ जाते समय क्या गायब हुआ तो बोलो हाइड्रोजन गायब हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे ना हाइड्रोजन का, पूरा हिंदी में लिखोगे, मैं H2 लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है तो बोलोगे उपचयन। क्या निकला होगा? उपचयन। और दूसरा क्या है? यहाँ से यहाँ जाते समय हाइड्रोजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। ठीक है, जिसमें ये दोनों क्रियाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। अब दूसरा इसी में प्रश्न पूछेगा अपचयित कौन हो रहा है और उपचयित कौन हो रहा है। उपचयित कौन हो रहा है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपचयित वो होता है जिसका उपचयन होता है। उपचयन किसका हो रहा है? H2S, तो इसका हो गया H2S। उपचयित वो होता है जिसमें अपचयन होता है। अपचयन किसमें हो रहा है? Cl2। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत? ये एग्जाम्पल हो गया रेडॉक्स का। ये एग्जाम्पल किसका हो गया? रेडॉक्स का। रेडॉक्स अभिक्रिया यही दोनों है। दोनों समझ में आए? ठीक है, इसके पीछे वाला समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो, अब एक NCERT में टॉपिक दिया हुआ है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, उपचयन मतलब ऑक्सीजन जुड़ना या हाइड्रोजन उसमें से निकलना। तो सबसे पहला टॉपिक है संक्षारण। क्या है? संक्षारण का मतलब होता है कि कोई भी धातु हो वो नमी, मॉइस्चर और पानी के कारण धातु का खपत होने लगे, टूट के गिरना। खपत का मतलब होता है गिरना। अगर धातु का खपत हो रहा है तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे को हम लोग बोलते हैं कि संक्षारण हो रहा है। ठीक है, लिखा क्या है
कि जब कोई धातु ध्यान सुनो, जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्र अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु की ऊपरी परत कमजोर होती है या खपत हो जाती है, उससे या बोल सकते हैं संक्षारित हो जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है, लोहे के वस्तुओं पर जंग लगना। देखोगे लोहे जितने भी होते हैं, पानी जब बरसता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जंग लग जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। अब जंग लगेगा, चांदी के ऊपर काली परत पड़ जाना। चांदी देखे हो आप घर में, क्या होगा जब ज्वेलर आता है, जब मम्मी पापा क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, आता है ना चांदी का पायल, ठीक है, ये सब जब आते हैं तो कुछ समय बाद वो क्या होते हैं, काली हो जाती है, तो धुलने के लिए जाता है या घर में ही ब्रश से धोया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कार्बन का लेयर पकड़ लेता है, चांदी के ऊपर कार्बन होता है वो जो काले कलर होता है। तांबे के ऊपर हरी हो जाती है, तांबे फूल वाली बर्तन देखोगे पीला कर रहता है, बाद में हरा हो जाता है उसके ऊपर। तो ये सब क्या है, ये सब आपके संक्षारण है। संक्षारण की क्या है, उदाहरण है। समझ में आया? तो पहला ये उपयोग था दैनिक जीवन में उपचयन का। ठीक है, यही प्रभाव डालेगा। दूसरा विकृत गंधिता होता है। अब जैसे संक्षारण को बचाने के लिए कुछ उपाय भी बताए लोगों ने, क्या क्या, यशद लेपन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, संक्षारण में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यशद लेपन। कैसे? यशद लेपन का मतलब होता है कि किसी धातु के ऊपर किसी अदर धातु का लेप चढ़ाना, कोई अन्य धातु का लेप चढ़ाना। मैक्सिमम किसका लेप चढ़ाया जाता है, तो जेडिन और एल्युमिनियम का, जिंक और एल्युमिनियम का लेप चढ़ाया जाता है। लिखा भी गया है। विद्युतीय लेपन तथा पेंट भी करते हैं, करके संक्षारण या धातुओं को बचाया जा सकता है। ऑयल भी लगाते हैं, ग्रीस भी लगाते हैं, ये सब क्या करके बचाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर फिगर में बना हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, जंग लगा हुआ ब्राउन कलर का दिख रहा है। ठीक है, चलो आगे एक टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है गंधिता, गंध। ठीक है, मतलब कोई भी खाद्य पदार्थ, खाने योग्य पदार्थ जो है, अगर वो बैड स्मेल देने लगे, क्या खराब स्मेल देने लगे, अब कुछ कारणवश, जो भी कारण हो, उस कारण किसी भी कारणवश अगर वो उसमें से खुशबू की जगह बदबू आने लगे, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। उसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है वो। बोला गया है वसायुक्त और तेली खाद्य सामग्री। ठीक है, जिसमें तेल ऑयल होता है वो वाली सामग्री वायु के संपर्क, ऑक्सीजन के संपर्क में जब आता है, आने पर उपचयित हो जाता है। मैंने बताया था, उपचयित हो जाता है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है। स्वाद भी अलग हो जाएगा, गंध में परिवर्तन भी हो जाएगा। ऐसे प्रक्रिया को विकृत गंधिता बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। क्लियर है? अब इसके लिए भी बचाव किए गए हैं। इसके बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, खाना फ्रिज में रखते हैं। खाने क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं। खाने को धूप से दूर रखते हैं, हीट से दूर रखते हैं। जो ऑयली फैट वाले चीज़ होते हैं उनको पैक करके रखते हैं। पैक करने का मतलब, पैक जैसे ही करेंगे उसमें नाइट्रोजन गैस, जैसे आप मार्केट में जाते हो, चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हो, चिप्स और कुरकुरे को बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ये भी एमसीक्यू में सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि चिप्स या कुरकुरे में पैक करते समय कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपका सही जवाब है नाइट्रोजन। ठीक है, बचाने के लिए कुछ उपाय मैंने बताया है। देखो, प्रति ऑक्सीकरण का उपाय करें। ऑक्सीकरण को उपाय करने का मतलब यहाँ पर एल्युमिनियम का उपयोग करो। जैसे कहने का मतलब, आप कभी खाना पैक करते हो, घरों में देखोगे लंबे समय के लिए जो खाना पैक किया जाता है वो एल्युमिनियम फॉयल में पैक किया जाता है। एल्युमिनियम फॉयल जो होता है वो क्या होता है, प्रति ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, वायुरोधी बर्तन का खाद्य सामग्री इस्तेमाल करें। जैसे अब बहुत सारे ऐसे बर्तनें आ गए हैं जिनको पैक करते समय एकदम पैक करते हैं तो एकदम टाइट होता है, उसमें एयर भी नहीं जाता। जैसे आप सुने होंगे, ऐसा बहुत सारा बोतल बना है, मेंटल का बोतल बना है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाता। कुछ टिफ़िन भी बनती है, वो भी क्या होता है, उसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है, समझ में आया? ये क्लियर है? वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस, कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस यूज किया जाता है। तीसरा हो गया ये, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा है शीतलन प्रदान करना।
शीतलन द्वारा प्रदान करना। जैसे मैंने बोला कि आप घरों में फ्रीज यूज करते हो, तो फ्रीज में खाने को रखते हो। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर है? मैंने यहाँ पर एक टॉपिक नहीं पढ़ाया है बीच में, आपको संतुलित करना। क्या नहीं पढ़ाया है? संतुलित करना। तो संतुलित करना मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर क्या होता है? समाप्त होता है। अब आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।